नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। टिप्पणी शुरू करने से पहले कुछ निवेदन, कुछ आग्रह। आप जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अधिक लोगों तक हमारी पहुंच होगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं या हमारा काम आपको पसंद है तो यह मुफ्त का योगदान जरूर करें। टिप्पणी के अलावा हमारा एक और कार्यक्रम है, एनएल चर्चा। यह पॉडकास्ट है जहां हम हफ्ते भर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर पत्रकारों के साथ एक खुली बहस करते हैं। अगर सामयिक राजनीतिक विषयों में आपकी दिलचस्पी है तो चर्चा आपके लिए बहुत सटीक मंच है। इसे सुनें और अपनी राय, सलाह, सुझाव हमें दें। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली इलाके में आई भीषण कुदरती तबाही से जुड़ा है। वहां बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। इलाके बाकी हिस्सों से कट गए हैं। पुल और सड़कें बह गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण मामलों के जानकार हृदय जोशी हिमाचल प्रदेश से आप तक जमीनी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। हमारी अपील है कि हिमाचल से जुड़े इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करें। हम कोई विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री सिर्फ सब्सक्राइबर्स की मदद से चलने वाला मीडिया संस्थान है। आप हमारी मदद करते हैं ताकि हम जनहित की पत्रकारिता आप तक पहुंचा सकें। आज जब पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा विज्ञापन के दबाव में सरकारों के चंगुल में फंसा है, तब यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि खबरों पर थोड़ा सा खर्च करें ताकि जनहित की पत्रकारिता जिंदा रहे और आप भी गर्व से कह सकें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अपशकुन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। लंबे वक्त से सूरज काले घने बादलों में छुपा हुआ था। दिन को दिन और रात को रात नजर नहीं आता था। पहाड़ों में धरती खिसक रही थी। मैदानों में नदी सब कुछ बहाए ले जा रही थी। यमुना हस्तिनापुर किले के बगल तक चढ़ाई थी। अनहोनी और अपशकुन के इसी माहौल में आज दरबार लगा था, लेकिन दरबार की हवा टाइट थी। चौतरफा अनहोनी की आशंका से घिरे धृतराष्ट्र मन हल्का करना चाहते थे। उन्होंने संजय से कोई कविता सुनाने को कहा। संजय ने आज्ञा का पालन कर कविता शुरू की। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। धृतराष्ट्र को कविता के बीच अपने बेटे, रिश्तेदारों का नाम सुनाई दिया। उन्हें जुए का संदर्भ भी सुनाई दिया और साथ ही उन्हें अत्याचार पीड़िता द्रौपदी का नाम भी सुनाई दिया। धृतराष्ट्र समझ गए कि फिर से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है। एक बार फिर से आर्यावर्त की धरती अपमानित हुई है। जो स्थिति थी उससे मुकरना अब धृतराष्ट्र के लिए संभव नहीं था। सो उन्होंने संजय को पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताने का आदेश दिया। संजय शुरू हो गए। कथा कामरूप प्रदेश की है महाराज। वहां बीते 3 महीनों से बलवा मचा है। सैकड़ों रियाया की मौत हो चुकी है। लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। आगजनी अत्याचार रोजमर्रा की बात है। उसी कामरूप प्रदेश की स्त्रियों का फिर से चीरहरण हुआ। सरेआम नंगा करके उनकी नुमाइश की गई। यह कहकर संजय ने एक वृत्तचित्र चला दिया। हिंसा की आग में झुलसे मणिपुर से भयावह, शर्मसार और विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराया जा रहा है। घटना को लेकर मणिपुर के एक आदिवासी समूह ने दोनों महिलाओं को खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया है। वायरल वीडियो है जिसमें हम 2 औरतों की साथ हो रही यौन हिंसा को देख सकते हैं। वो हमें यहाँ पर कई लोगों ने अपने फोन से दिखाया। यहाँ पर अभी भी बॉर्डर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं। कई लोगों ने हमें, जब हम बॉर्डर से बाहर के इलाकों में गए, हमें ये वीडियो दिखाया और कहा कि उससे उनके अंदर बहुत रोष है। धृतराष्ट्र को इसी अपशकुन की आशंका थी। वो कांपने लगे। अंदाजा नहीं था कि नियति इस तरह से घूमकर दोबारा उनके सामने आ खड़ी होगी। उन्होंने लरजते होठों से पूछा, डंकापति? इस प्रश्नवाचक संज्ञा को संजय ने फिर से एक वीडियो के जरिए हल किया। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं
कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये डंकापति बोल क्या रहे हैं? संजय ने कहा, डंकापति जो कह रहे हैं उसके लिए आजकल एक शब्द इस्तेमाल होता है, व्हाट अबाउटरी। बोले तो बेतुकी बात। तुम तिल कहोगे, मैं ताड़ पर चढ़ जाऊंगा। तुम स्वास्थ्य कहोगे, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। तुम मणिपुर कहोगे, मैं लोकतंत्र के डीएनए में घुस जाऊंगा। तुम बजरंग दल कहोगे, मैं बजरंग बली बन जाऊंगा। अंग्रेजी में इसे गोलपोस्ट बदलना भी कहते हैं। बेहतर होता कि डंकापति लगे हाथ जम्बूद्वीप का भी जिक्र कर लेते। संजय ने बोलना जारी रखा, यह अमृतकाल से कर्तव्य काल में ट्रांजिशन का नतीजा है महाराज। इसमें स्त्री के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा उसे देवी घोषित करके की जाएगी। बिना देवी बनाए अब काम नहीं चलेगा। साल में 2 बार 9 दिन का नवरात्र और देवी का उपवास, और साल के बाकी दिन इन 18 दिनों में कमाए गए पुण्य को स्त्री देह को ताड़ने के लिए धीरे धीरे खर्च किया जाएगा। यही हमारी मर्दवादी पूंजी है। जाति, धर्म, राष्ट्र और नस्ल की जंग में महिला का शरीर हमारा असली लक्ष्य है। उसी को विजित करने के लिए सारी चालें कुचालें, रणनीतियां और दुरभिसंधियां रची जाती हैं। विजय की मर्दवादी व्याख्या यही है कि दूसरे पक्ष की स्त्रियों पर कब्जा किया जाए। मर्दाना सत्ता की सबसे मुखर स्थापना है कि स्त्री के शरीर पर, उसके अंगों पर वर्चस्व, क्योंकि परिवार, जाति, नस्ल, राष्ट्र या धर्म की श्रेष्ठता उसी स्त्री के कंधों पर है। संजय सभ्यतावादी विमर्श में घुसे हुए थे, तभी उन्हें कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, डंकापति ने सभ्यता का ढेला भी रियाया के मुंह पर दे मारा महाराज। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। धृतराष्ट्र तिलमिला गए। उन्होंने भड़कते हुए पूछा, ये डंकापति को हुआ क्या है? संजय ने कहा, अपनी बेइज्जती में अगर दूसरों को भी शामिल कर लिया जाए तो अपनी आधी इज्जत बच जाती है। ये कहकर उन्होंने डंकापति का एक बयान दौड़ा दिया। बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। संजय ने कहा, डंकापति ने यह बात करीब 80 दिन बाद कही। मतलब 80 दिन बाद वो मुंह खोले और बोले कि अगर देश में कहीं 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो, तो यह डंकापति के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं है। यह तो 140 करोड़ रियाया के लिए शर्म की बात है। मतलब आर्यावर्त की रियाया ने अपनी किस्मत की चाबी उनके हाथ में इसलिए दी है कि जब उसके मान सम्मान पर, उसके नागरिक अधिकारों पर कोई संकट आए, तब खुला मुंह उठाकर बोल दिया जाए कि इसमें न तो मेरी कोई जिम्मेदारी है, न मेरी कोई गलती है, और मेरे लिए यह व्यक्तिगत शर्म की बात भी नहीं है। सारी शर्म 140 करोड़ आर्यावर्त वासियों के लिए है। वही संभाले ये सारी शर्मिंदगी। और जब यह इशारा डंकापति की ओर से हुआ, तब उनके एक शागिर्द ने तबीयत से अर्र मचा दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जाए? विशेष रूप से हर सदन के पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहस से भाग जाते हैं। ये क्या है? आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है। ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले, और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। धृतराष्ट्र डंकापति के शागिर्द के इस नंग प्रदर्शन से हतप्रभ थे। 2 महिलाओं के साथ क्रूरता हुई और इन्हें लगता है कि साजिशन ये मामला सामने लाया गया। संजय बोले, दरअसल महाराज, यह घटना लगभग 80 दिन पुरानी है। इस दौरान कामरूप प्रदेश का इंटरनेट ठप पड़ा था, इसलिए बहुत कम सूचनाएं बाहर आ रही हैं। लेकिन अगर आप डंकापति के ये वाले शागिर्द हैं तो आप कुछ भी थेथरई कर सकते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट देश के नजदीक आया है ना। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए। उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए। कई प्रदेशों में भाजपा को
बार बार जिताया गया है। कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है। इस गाढ़े वक्त में भी इनके दिमाग में चुनाव चल रहा है महाराज, मानो चुनावी जीत इस बर्बर घटना को अंजाम देने का लाइसेंस है। ऐसे संवेदनशील मसले पर चुनावी जीत का जिक्र करने के लिए आपको आत्मा को केचुआ बनाना पड़ता है। 4 मई को यह घटना घटी। 16 मई को इस मामले की 0 FIR दर्ज हुई। घटना के 12 दिन बाद 13 जून को यह FIR संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दी गई, यानी 64 दिनों से यह मामला पुलिस और प्रशासन की जानकारी में था। 19 जुलाई को यह वीडियो सामने आया, लेकिन तब तक न कोई गिरफ्तारी हुई न कोई कार्रवाई हुई। और सुनिए महाराज, 12 जून को इस मामले की लिखित शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग से की गई, लेकिन आयोग ने भी 38 दिनों तक कुंडली मारकर चुप्पी साधे रखा। धृतराष्ट्र ने गुस्से से कहा, और कामरूप प्रदेश का लंबरदार क्या कर रहा है? संजय ने कहा, आज्ञा हो तो एक कहानी सुनाओ महाराज। धृतराष्ट्र ने झल्लाते हुए कहा, सुनाओ। संजय ने कथा प्रारंभ की। कहानी का शीर्षक है कमाल की बात। राजा सभा को संबोधित करते हुए बोला, मेरे विरोधी मुझे दिन रात गालियां देते रहते हैं। अब तक मुझे 99 बार गालियां दी जा चुकी हैं। भीड़ में खड़े एक नागरिक ने साथी नागरिक से कहा, कमाल की बात है। साथी नागरिक ने सहमति में कहा, वाकई कमाल की बात है। पहले नागरिक ने दूसरे नागरिक से पूछा, तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है? दूसरे ने कहा, यही कि साहब को गालियों की संख्या याद है। और तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है? पहले ने दूसरे नागरिक को जवाब दिया, यही कि राजा को गालियां याद हैं मगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं। इसके बाद दोनों समवेत स्वर में बोले, कमाल है। दोनों की बातचीत पर तीसरे नागरिक का ध्यान गया। दोनों ने मिलकर तीसरे से पूछ लिया, तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है? तीसरे ने जवाब दिया, कमाल ये है कि तब भी ये राजा बना हुआ है। कमाल यही है महाराज कि तब भी ये राजा बना हुआ है। धृतराष्ट्र की बढ़ती हुई कुंठा और कोफ्त उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। वो किसी तरह से खुद को जज्ब किए हुए बोले, इस मसले का ताज़ा सूरत हाल क्या है? डंकापति के दरबार में सारे नवरत्न क्या ऐसे ही आला मुकामी हैं? इस तल्ख टिप्पणी पर संजय ने अपना अंतिम संबोधन शुरू किया। ताज़ा हालात ये हैं महाराज कि मनुष्यता की मौत हो गई। मनुष्यता की उस लाश पर धरती के मनुष्यों और आसमान से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आप स्वयं साक्षी बनिए। ये बहुत दुखद घटना घटी है आज़ाद भारत में, और वो भी भारत के एक प्रांत में ये घटना घटी है। और प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है, और आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा। फिर भी घटना घट चुकी है और घटना निंदनीय है। महिला सुरक्षा और सम्मान पर भूषण बाबू का यह दिव्य ज्ञान सुनकर धृतराष्ट्र को लगा कि अच्छा ही है परमात्मा ने उन्हें आंखें नहीं दी, वरना किस मुंह से वो ये सारे पुण्य कर्म देखते। धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय बोले, आर्यावर्त की कॉमेडी यही है महाराज कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें जेल खाने में रहना चाहिए, वो राज दरबारों में बैठते हैं। संजय के इस फलसफाना अंदाज पर फिदा होते हुए धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए। सभा बर्खास्त हो गई। वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। नेता क्या होता है? नेता वह होता है जो संकट के समय नेतृत्व करे, चुनौती दरपेश हो तो सबसे आगे खड़ा रहे। देश के एक हिस्से में 3 महीने से आग लगी हुई है। देश को पता ही नहीं कि देश का नेता क्या सोच रहा है। उसका पहला बयान तब आता है जब वह चारों तरफ से घिर जाता है। 80 दिन बीत जाते हैं, लगभग 3 महीने बाद। इस दौरान 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। हजारों करोड़ की संपत्तियां तबाह हो गईं। उसकी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बारंबार नाकारा और अक्षम सिद्ध हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। देश का नेता तब भी लापता था जब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था। महीने भर सरकार अनुपस्थित थी। उस वक्त ट्विटर सबसे बड़ा हेल्पलाइन नंबर बन गया था। जब लोग कोविड से मर रहे थे तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? अप्रैल का पूरा महीना कोविड के भयानक फैलाव का महीना था। 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर कोरोना से संबंधित सिर्फ 3 ट्वीट आए, जबकि इस दौरान उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ट्वीट किए। 12 अप्रैल को उन्होंने अपनी चुनावी रैली के 15 वीडियो ट्वीट किए। इस दिन कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। 1,61,000 नए मामले सामने आए थे। 880 लोगों की मौत हुई थी। अगले दिन 13 अप्रैल को उन्होंने एक के बाद एक त्योहारों की बधाई दी।
इस दिन 1,84,000 नए मामले सामने आए थे और 1,026 लोगों की मौत हुई थी। अब हम 17 अप्रैल पर आ जाते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की टाइमलाइन पर चुनावी रैलियों की भरमार थी। इस दिन कोरोना के 2,61,000 मामले सामने आए थे। 1,498 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री के ट्विटर टाइमलाइन पर आपको श्रद्धांजलियों की बाढ़ मिलेगी। सोली सोराब जी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, पंडित राजन मिश्रा, शेष नारायण सिंह, अजीत सिंह और अनेकानेक लोगों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री 23 अप्रैल को चुनावी रैली का लोभ नहीं छोड़ सके। उन्होंने वर्चुअल रैली करके बंगाल में लोगों को इकट्ठा किया, भाषण दिया, वोट मांगा। इस दिन देश में 3,46,000 नए मामले सामने आए थे। 2,620 लोगों की मौत हुई थी। जब नेता संकट के वक्त अनुपस्थित हो तब बचाव का एक ही रास्ता बचता है, व्हाट अबाउटरी, यानी बेतुकी बात। मणिपुर की घटना के बाद जो रास्ता सरकार ने दिखाया, उसी रास्ते पर हमारे हुड़कचुल्लू एंकराओं ने लफाजी की मीनार खड़ी कर दी। भाई नेता एक आंख से देखते हैं। राहुल गांधी को बंगाल की हिंसा नहीं दिखती, समझ में आता है, पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ का नहीं दिखता मामला, समझ में आता है। राजस्थान नहीं दिखता, समझ में आता है। वो कौन सी मजबूरी है कि मणिपुर पर तो आक्रोश दिखता है और दिखना भी चाहिए, लेकिन बंगाल और राजस्थान पर मौन हो जाता है। इनमें से कितनों को पता भी नहीं होगा कि बंगाल में भी निर्वस्त्र किया गया, पूरा बोलने दीजिएगा। इनमें से पता भी नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में भी किया गया, इनमें से पता भी नहीं होगा राजस्थान में भी किया गया। लेकिन संसद सत्र से ठीक पहले 2 महीने पुराना वीडियो 2 महीने बाद वायरल हुआ। संसद सत्र से ठीक पहले यह रेत और पिसान को आपस में सानने वाली मानसिकता है। दो बिल्कुल बेमेल घटनाओं को आपस में संतुलन साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मामले में जानबूझकर महीनों तक चुप्पी रही, पर उस पर पर्दा डालने की कोशिश होती रही। राजनीतिक रंजिश के मामले को नस्ली और जातीय हिंसा से जोड़कर मूर्खता की मिसालें खड़ी की जा रही हैं। दुर्भाग्य से यह काम हुड़कचुल्लू मीडिया कर रहा है। उसका सारा ध्यान सिर्फ सत्ता पक्ष के समर्थन में फर्जी कथानक गढ़ने तक सीमित हो चुका है। वरना जब यह मीडिया सवाल करने पर आ जाए तो लफ्फाजी हवा हो जाती है, गला सूख जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा जाति धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ। आप गिन लीजिए जो पार्टियां आप में शामिल हो रही हैं, उनमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करती हैं। राजभर क्या करते हैं? आप कहते हैं कि हम वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक सेकंड, वंशवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीत पवार क्या है? ये चिराग पासवान क्या है? और आपने तो कईयों को गले ही लगा लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह। ये सारे क्या है? देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। मणिपुर की बर्बर घटना में भी व्हाटअबाउटरी और बेसिर पैर की व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखने को मिली। इसी तरह का एक फर्जीवाड़ा फैलाया देश की सबसे बड़ी वीडियो वायर एजेंसी ANI ने। इसने मणिपुर की घटना का मुख्य आरोपी एक मुसलमान को बता दिया। पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक के काडर में से एक मोहम्मद इबूनगो उर्फ अब्दुल हलीम को पूर्वी इंफाल जिला पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। आज अपहरण और सामूहिक बलात्कार के नृशंस अपराध से जुड़े कुल 3 अपराधियों को नानगपोक सेकमई पुलिस थाना थौबल जिले में गिरफ्तार किया। मणिपुर पुलिस। ANI ने जो आग लगाई उस पर तत्काल दक्षिणपंथी कुनबा अपनी रोटियां सेकने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ANI ने इस फर्जीवाड़े का सच सामने आने के बाद अपना ट्वीट डिलीट किया और माफ़ी मांग ली। लेकिन ANI तब तक अपना काम कर चुका था। सरकार को बच निकलने के लिए जिस पतली गली की ज़रूरत थी वह वाया ANI होकर जाती है। ऐसे तमाम वाक़ये हैं जब ANI ने तथ्यहीन खबरें चलाई और फिर उसे पूरी सहूलियत के साथ डिलीट कर दिया। ANI की यह छवि सुधारने की बजाय संपादक जी चुनौती देने में व्यस्त हैं। तो मुझसे बहस करने को तैयार नहीं हो? मुझ पर सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम लगाना तुम्हारी पीड़ितों वाली छद्म मानसिकता है। मुझसे आमने सामने मिलने की हिम्मत दिखाओ। जिसने तुम्हारी ये ट्वीट लिखी है उसे वापस जाकर बात करो। स्टूडियो में तुम्हें आमंत्रित करने का हमारा प्रस्ताव अभी भी कायम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता में रिजाइंडर या जवाबी लेख छापने की बहुत पुरानी परंपरा है। यानी अगर किसी ने अपने लेख में किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा तथ्य के बारे में कोई दावा किया है तो प्रभावित पक्ष उसी मंच पर जवाबी लेख के साथ अपना पक्ष रख सकता है। मीडिया में यह परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन हमारे देश में एक मीडिया संस्थान है दैनिक जागरण। यह खुद को देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार कहता है, लेकिन यह सिर्फ आकार में ही बड़ा है। इसके पास अपने ही एक संपादक द्वारा लिखे गए एक लेख का रिजाइंडर प्रकाशित करने का साहस नहीं है। संपादक ने अपनी पूर्वाग्रही मानसिकता में एक लेखक पत्रकार के खिलाफ बहुत से दावे किए, ऐसा कुछ जो सत्ता को पसंद आता है, पर लेखक पत्रकार ने अपना पक्ष रखने को कहा तो जागरण ने मना कर दिया।
सीधे तो मना नहीं किया, बीच में बहुत कुछ और भी हुआ। आप पूरा वाकया जान लीजिए। अनंत विजय दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं। इन्होंने स्मृति ईरानी की चुनावी यशोगाथा पर किताब लिखी है। अपने रविवारी कॉलम में अनंत ने लेखक और पत्रकार अक्षय मुकुल पर कई आरोप लगाए। अक्षय ने अपनी किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया में लिखा कि गीता प्रेस ने गांधी की हत्या के बाद खामोशी ओढ़ ली थी और जनवरी से अप्रैल 1948 के अंक तक एक बार भी गांधी का उल्लेख नहीं किया। अनंत तर्क देते हैं कि गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उस समय तक कल्याण पत्रिका का जनवरी अंक बहुत सारे ग्राहकों को भेजा जा चुका था। कुछ अंक बचे हुए थे। गांधी की हत्या का समाचार मिलते ही बचे हुए कुछ एक अंकों में 3 पन्ने अलग से लगाकर गांधी हत्या की खबर लोगों को दी गई। अनंत का दूसरा आरोप है कि मुकुल तथ्यों के प्रति लापरवाह हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। प्राथमिक स्रोत तक उनकी पहुंच नहीं है। 1948 के फरवरी अंक में हिंदू विधवा के नाम से बापू की टिप्पणी है, कवर पर भी उसका उल्लेख है। अनंत का तीसरा आरोप है कि मुकुल जानबूझकर कुछ तथ्यों को छिपाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण पत्रिका के बचाव में अनंत एक और तर्क देते हैं। उनके मुताबिक जनवरी 1948 का जो अंक आज बाजार में उपलब्ध है उसमें गांधी की हत्या का प्रसंग मौजूद नहीं है, लेकिन यह पुस्तक प्रकाशन जगत की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जब किसी पत्रिका के विशेषांक को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तब उसमें से तात्कालिक घटनाओं और टिप्पणियों को हटा दिया जाता है। यह भयानक सुविधाजीवी नजरिया है, लेकिन मैं अपनी कोई राय दूं उससे बेहतर है कि आप इस पूरे लेख पर अक्षय मुकुल का जवाब जान लें और यह भी जान लें कि अक्षय मुकुल का पक्ष पाठकों तक पहुंचने के बीच जागरण ने क्या क्या कमाल किए। अक्षय कहते हैं, मैंने 2002 का रीप्रिंट नारी अंक देखा है जिसमें गांधी की हत्या का जिक्र बिल्कुल नहीं है। उसमें से वे 3 पन्ने भी गायब हैं जिसका जिक्र अनंत कर रहे हैं। अनंत के मुताबिक यह प्रकाशन जगत का सामान्य नियम है कि तात्कालिक घटनाओं को हटा दिया जाता है। अक्षय चुनौती देते हुए कहते हैं कि अनंत कल्याण पत्रिका का कोई भी दूसरा अंक दिखाएं जिसमें से तात्कालिक चीजें हटा दी गई हों। क्या कल्याण के हिंदू संस्कृति वाले अंक के रीप्रिंट से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की मृत्यु का जिक्र हटाया गया है? हरगिज नहीं। सिर्फ गांधी के प्रसंग को ही बाहर क्यों किया गया? अक्षय के मुताबिक यह उनकी बात को प्रमाणित करता है कि गीता प्रेस और पोद्दार के रिश्ते बाद में गांधी जी के साथ कड़वे हो गए थे। इसका एक और उदाहरण है 1946 का मदन मोहन मालवीय विशेषांक। गीता प्रेस ने अपवाद स्वरूप कांग्रेस के कट्टर हिंदूवादी नेता मदन मोहन मालवीय के लिए पूरा विशेषांक निकाला, लेकिन गांधी के लिए ऐसा उसने कभी नहीं किया। उसके लिए मालवीय गांधी से बड़े थे। यह बेहद हास्यास्पद है कि अनंत उस तथ्य को भी छिपा जाते हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका को गांधी हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। दोनों संस्थापकों के जेल जाने के दबाव में संभव है कि गीता प्रेस ने बाद में 3 पन्ने जोड़े हों। अक्षय मुकुल का यह रिजाइंडर या जवाबी लेख द वायर हिंदी पर प्रकाशित हुआ क्योंकि जागरण इसे प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अक्षय के मुताबिक उन्होंने 16 जुलाई को अनंत का लेख प्रकाशित होने के बाद दैनिक जागरण के सीईओ संजय गुप्त, संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी और संपादकीय पेज के संपादक राजीव सचान से संपर्क किया। उन्होंने अनुरोध किया कि रिजाइंडर पत्रकारिता में आम बात है, मुझे जवाब लिखने की अनुमति दी जाए। अक्षय के मुताबिक 17 जुलाई को फीचर विभाग के संपादक अरुण श्रीवास्तव ने उन्हें फ़ोन किया। मैंने उन्हें विस्तार से अपनी बात बताई। उन्होंने दोबारा फ़ोन करने का वादा किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया। 18 जुलाई बीत गई। 19 जुलाई को अक्षय ने श्रीवास्तव को खुद फ़ोन किया। तब उन्हें बताया गया कि कंपनी में उनका जवाब प्रकाशित करने को लेकर सहमति नहीं है। इसके बाद अक्षय ने एक बार फिर से गुप्त, त्रिपाठी और सचान को संदेश भेजा। पहली बार की तरह गुप्त और त्रिपाठी ने कोई जवाब नहीं दिया। सचान ने जरूर एक रहस्यमयी जवाब दिया, आपको सीधे मिस्टर संजय गुप्त से बात करनी चाहिए। अक्षय के मुताबिक इसके बाद उन्होंने 20 जुलाई को अपना लेख द वायर को भेज दिया। लेख भेजे जाने के कुछ घंटे के बाद राजीव सचान का एक संदेश आया कि आप 400 से 500 शब्दों में अपना जवाब भेज दें, लेकिन अनंत विजय भी उसका जवाब देंगे। अक्षय ने कहा, तब मुझे भी फिर से जवाब देने की इजाज़त मिलनी चाहिए। सचान ने इससे साफ इनकार कर दिया। सचान ने यह भी कहा कि अखबार उनके लेख को संपादित कर सकता है। इसके बाद अक्षय ने जान लिया कि जागरण की इच्छा जवाब छापने की नहीं है। यह है देश का सबसे बड़ा अखबार। मामला बहुत गरिष्ठ हो गया हो तो आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए।
कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खोल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर हिंदी से है। दिल्ली की बाढ़ को बीते एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में साफ पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। यह रिपोर्ट दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से है, जहां हफ्ते भर से लोग साफ पानी के लिए परेशान हैं। दिल्ली जल बोर्ड भी उन्हें कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं दे पा रहा। ये अपना कैमरा ऊपर करके देखिए, ये 4-4, 5-5 मंजिल के यहाँ मकान फ्लैट बने हुए हैं, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से मोटर से पानी चढ़ा जाता है, लेकिन सरकारी पानी यहाँ नहीं आ रहा, तो लोग मजबूर हो गए हैं अपनी बाल्टियों से पानी भरते हुए। इतने परेशान है हम तो, पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो ऊपर ले लेके चल रहे मंजिलों में, सुबह आते हैं काम पे से 4:30 बजे के गए हुए और अब आते पानी में लग जाते हैं। हमने पानी खरीद के बांटा और हमने बिस्लरी वो फिल्टर हुआ पानी खरीद के हमने गली गली मोहल्ले में 500 लीटर की टंकियां और ठेलों पे लेके पहुंचाई हमने। देखिए बहुत हालात बद से बदतर हैं, बहुत हालात ख़राब हैं। पानी 4-5 दिन से आया नहीं है और ऐसे हालात कभी हम लोगों ने देखे नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 बोरिंग मुश्किल से हुए हैं, 5 बोरिंग भी बड़ी मुश्किल से इन इलाकों में हुए हैं। और उसके बाद जो जाती हो रही है ना, एक तो बोरिंग नहीं है, उसके बाद जो टैंकर आ रहे हैं ना, वो भी विधायक जी के कहने से उधर चले जाते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।